2 हफ्ते में एक बार हुई थी ना, एक बार होती है, बता दिया था टीचर ने, ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेरी मेंटरशिप है। वैसे टीचर आपको बता देगा, अगर मान लो शाम को कॉल है आपके साथ, तो वो सुबह आपको बता देंगे कि आज आपकी कॉल है, ताकि अगर मान लो आपके दिमाग से स्किप भी हो गया तो आपको याद रहे, है ना। लेकिन मेक श्योर ऐसा मत करिए कि आप जा ही नहीं रहे कॉल पे, तो टीचर के लिए बेटा दिक्कत ये हो जाती है, क्योंकि नेक्स्ट डे भी फिर उनकी एक बच्चे के साथ कॉल होती है, आप समझ रहे हो, तो वो 2 कॉल साथ में नहीं हो पाती हैं फिर। तो आप ये मेक श्योर कीजिए कि जो भी आपकी मेंटरशिप कॉल्स हो रही हैं उसमें आओ, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ आके चले जा रहे हैं, उसमें जो डिस्कशन चलता है 30 मिनट्स का, वो फ्रूटफुल डिस्कशन हो, टीचर के लिए भी हेल्पफुल रहे वो कन्वर्सेशन, और बच्चे के लिए भी रहे, ठीक है। तो ये चीज का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सेकंड चीज, अगर टीचर आपसे कुछ पूछ रहा है या आपको कुछ देने के लिए बोल रहा है, तो प्लीज आप रिवर्ट करो। और मेरे को समझ में नहीं आता कि आप लोग रिवर्ट क्यों नहीं करते हो। मैंने कहा है, मैंने पहले भी कहा था कि ये नहीं कि आप उसी टाइम रिवर्ट करने के लिए, मैंने कभी भी नहीं बोला। टेक योर टाइम एंड सोच लो कि क्या कहना है। डीपीपी नहीं कर रहे हो तो लाइक किस तरीके से टीचर को इंश्योर कराना है कि मैम मैं दे दूंगा या दे दूंगी, लेकिन ये चीजें आप लोगों की साइड से बेटा आनी चाहिए, ठीक है। प्लीज ऐसा मत कीजिए बार बार मैं रीच आउट करती हूँ या कोई और टीचर रीच आउट करता है, तो ये सही नहीं बात होती है ना। एक एक टाइम फिर ऐसा आएगा टीचर बैक स्टेप ले लेगा, फिर आप नहीं बोलना कि सपोर्ट नहीं मिला। समझ रहे हो आप मेरी बात। तो ये थोड़ा सा हैबिट बनाओ इन सब चीजों की। उसके अलावा एक, ठीक है, एक अच्छी बात ये है, अच्छी बात मतलब खुशी की बात है, अप्रिसिएशन वाली बात है कि आप लोग सीरियसली ले रहे हैं, कुछ बच्चे को छोड़ के डीपीपीज आप लोग कर रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। एंड अच्छा लगता है जब आप लोग शेयर करते हो और अपने डाउट्स भेजते हो टीचर को, ठीक है। अब वो टीचर की हेडेक है कि वो डाउट वो कैसे रिजोल्व करता है, ठीक है। ये आप इंश्योर किया करो, जो आप डाउट्स टीचर को भेज रहे हो वो विद इन 12 आवर्स वो रिजोल्व आपका हो जाए। अगर विद इन 12 आवर टीचर का रिप्लाई नहीं आ रहा है, अगेन टैग करो ग्रुप में। क्लियर है सबको? ठीक है। एंड डाउट्स जो बच्चे नहीं पूछते हैं, पूछना स्टार्ट कीजिए, ठीक है, क्योंकि तभी टीचर को पता चलेगा कि क्या दिक्कतें आ रही है, वरना तो हम भी, मेरे को भी नहीं पता चलेगा और तुम बताओगे नहीं, तो फिर चीजें तो दब के रह जाएंगी और फिर पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें जनवरी भी आ जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं फिर। पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में अगर तुम्हें थोड़ा सा पता हो, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर मैं देखो जेई मेंस की बात करूं और एडवांस की, एडवांस में तो पी ब्लॉक पूरा है, ऑल राइट। और और अगर मैं मेंस की बात करूं तो आज से 2 साल पहले पूरा चैप्टर आता था पी ब्लॉक का, बट अभी बहुत सारा पोर्शन जो है इसका डिलीट कर दिया है। किसका? पी ब्लॉक का। समझ में आ रहा है? तो हम पहले कौन सा कवर कर रहे हैं सिलेबस, मैंने आपको पहले ही बताया था, हम पहले जेई का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जेई मेंस में जो टॉपिक्स हैं वो कवर कर रहे हैं। तो पी ब्लॉक में अब क्योंकि चैप्टर में काफी सारी चीजें डिलीट हो गई, तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा रिड्यूस हो गया। तो रिड्यूस होने की वजह से हुआ क्या है कि जेई मेंस में जो पहले 4-4 क्वेश्चंस आते थे बेटा इससे, अब वो घटकर 1 या 0 हो गया। मतलब अगर मान लो तुम्हारी 10 शिफ्ट पेपर, अभी मैं वेटेज पे दिखाऊंगी, 10 शिफ्टें हो रही हैं, तो किसी शिफ्ट में मान लो सवाल आ गया या किसी शिफ्ट में नहीं आया, ऐसा चल रहा है। क्योंकि पहले बहुत ज्यादा वेटेज रखता था ये चैप्टर, बट इसकी वेटेज अब कम हो गई है, ठीक है। तभी इस पे हम बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, मैंने सिर्फ 4 दिन दिए हैं इसको कंप्लीट कराने के लिए। वो इन वर्स्ट केस सिनेरियो 5 दिन हो सकते हैं, अदरवाइज 4 दिन में मैं इसको कराऊंगी। डीपीपी भी तुम्हें इसकी 3-2 या मतलब 3-1 मिलेंगी इसकी डीपीपी, ऑल राइट। उसके अलावा एक अच्छी बात क्या है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि जो आपका क्वेश्चंस हैं वो कहाँ से आते हैं तुम लोगों के, एनसीईआरटी की लाइंस में आते हैं, खोज खोज के क्वेश्चन डाले जाते हैं। समझ रहे हो? तो देखो मैं तुम्हें हमेशा बोलती हूँ, जब जितना मैंने फिजिकल कराया, मैंने फिजिकल में तुम्हें एक बार भी ये भी नहीं बोला कि मॉड्यूल से पढ़ लो, बोला मैंने नहीं बोला।
क्योंकि मुझे पता है जो मैंने नोट्स बनवाए हैं सफिशिएंट है, उससे आप कर लोगे। और बाकी क्वेश्चन सॉल्विंग में जो नई नई चीजें तुम्हें निकलेंगी वो तुम करते जाओगे सोल्व, या फिर नहीं आएंगी तो पूछते जाओ, ठीक है। लेकिन इनऑर्गेनिक में मैं आप लोगों से ये मेंशन कर रही हूँ, मैं स्पेशल मेंशन कर रही हूँ कि आप लोग एनसीईआरटी जरूर पढ़ेंगे। तो क्लास में तो मैं आपको सारी एनसीईआरटी कवर करवाऊंगी जितनी भी मैं इनऑर्गेनिक कराऊंगी, लेकिन आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको अपनी साइड से भी एनसीईआरटी पढ़नी है। बर्डन लेके मत करना, क्योंकि ज्यादा मुश्किल पहली बातें होती नहीं है, मैं पहले ही क्लियर कर दे रही हूँ आपको। बस अगर आपने क्लास में भी ध्यान से सुन लिया ना, आपको 15 to 20 मिनट्स देने पड़ेंगे जो मैंने पढ़ा दिया उसको एनसीईआरटी से पढ़ने के लिए, और जो मैं एक्स्ट्रा पढ़ाऊंगी वो तो नोट्स आपके पास होंगे, ठीक है। लेकिन आर्यन बेटा मैं सजेस्ट करूंगी एनसीईआरटी पहले पढ़ो, क्योंकि जब मैं तुम्हें क्वेश्चंस कराऊंगी ना आप लोग फील करोगे कि एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन उठाए गए हैं। इवन मॉड्यूल भी जब आप देखोगे तो वो एनसीईआरटी बेस्ड ही है। एनसीईआरटी होगी ना, पीडीएफ डाउनलोड कर लो, मैं भेज दूंगी, नहीं है तो तुम लोगों के पास। अगर एनसीईआरटी नहीं है मैं आज रात को भेज दूंगी, ठीक है। चलिए, हाँ आपके स्कूल के एग्जाम में पी ब्लॉक नहीं है बेटा, ठीक है, लेकिन जेई में है। ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मैं भेज भी दूंगी अगर नहीं मिलती है तो तुम लोगों को। तो आज मैं बेसिकली क्या कवर करवाऊंगी, आज मैं पहले देखूंगी कि तुम्हें लाइक पी ब्लॉक जो ग्रुप 13 और 14 11वीं क्लास में है थोड़ा बहुत आइडिया है या नहीं है, तो उसके हिसाब से मेरा पेस रहेगा। अगर मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा वीक है पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट भी, तो मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगी, और अगर मुझे लगेगा कि तुम्हें नॉलेज है तो फिर मैं आगे बढ़ते हुए चलूंगी। सिमरन आ गई? यस मैम। ठीक है। उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो आज कुछ चीजें मैं आपको कवर कराऊंगी, और एनसीईआरटी को मेन मद्देनजर रखते हुए हमें ये चैप्टर पढ़ना रहेगा, मतलब एनसीईआरटी वाली चीजें तो पढ़नी ही पढ़नी, क्लियर है। अब उससे पहले हाँ वेटेज एक बार देख लो, ये वेटेज आपको दिखाई दे रही है, और घबराना नहीं है, ज्यादा मुश्किल है नहीं ये चैप्टर। हाँ चीजें कुछ याद करने की होंगी, आपको किसी किसी पॉइंट पे जरूर लगेगा कि मैम ये याद करना पड़ेगा, तो फिर यस आपको करना पड़ेगा वो चीज याद, अगर वो इम्पोर्टेंट हुई तो यहाँ पे अगर 2020 से 2025 का एनालिसिस आप देखो तो आप देख रहे हो इधर आना कैसे कैसे 3, 4.74%, 6%, 4%, 5%, 2%, यानी कि आप देख रहे हो 2025 में 2% इसका वेटेज है। 0.53 एवरेज का मतलब क्या है, या तो किसी शिफ्ट में क्वेश्चन आया है या किसी शिफ्ट में नहीं आया, देख रहे हो आप? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे। लेकिन पहले के टाइम पे देखो वेटेज अच्छी खासी होती थी, ये देखो 2 क्वेश्चन एवरेज, क्योंकि तब बहुत बड़ा चैप्टर हुआ करता था, तो टीचर को भी 15-15 लेक्चर लग जाते थे इसको कराने में। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों का जो तरीका रहेगा इस चैप्टर को करने का, जो आपके सिलेबस में जेईई मेंस वाले वो तो मैं करवाऊंगी, लेकिन उसके अलावा भी जो मुझे लगेगा इसके बाहर भी एनटीए जा सकता है, मतलब प्रोबेबिलिटी है कि वो वहां से भी क्वेश्चन दे दे, तो अपन वो वाले टॉपिक्स भी क्या करेंगे, कवर करेंगे, क्लियर है। चलिए, अब उसके बाद एक बस ये वाला क्वेश्चन देख लो, किसी बच्चे ने मेरे को ये डाउट बोला था एक बार, पता नहीं जिसने भी बोला था, राहुल ने, सुनिधि ने, तो एक बार देख लो ये क्वेश्चन कैसे करना है। बाकियों ने किया था इसको प्रैक्टिस? यस मैम किया। यस मैम हो गया था। हो गया था। यस मैम आर्यन किया था, संदीप, सुमित? यस मैम। यस मैम। देखो एक बार जिसका नहीं हुआ था आप लोग देख लीजिए इसमें करना क्या था। क्वेश्चन बड़ा है बट हो जाएगा। आपको ये डेटा दिया हुआ था मेरा बेटा, इनिशियल कंसंट्रेशन और टी हाफ दिया हुआ था। आपको बोल रहा है कि टी हाफ इज रिलेटेड टू ए नोट एज गिवन इन टेबल, लोग 2 की वैल्यू उसने बोला है 0.30 लेनी अगर कहीं पे यूज हो रही है। फिर उसके बाद उसने ये कुछ ए बी सी डी 3 आपको स्टेटमेंट्स दी हुई थी, आपको ये पता लगाना था कि ये ठीक है या नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट उसने बोला था कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हाफ होगा, क्या मैंने तुम्हें टी हाफ का रिलेशन बताया था? बोलो। यस मैम। तुम्हें लगाना था यहाँ पे, वही तुम्हें लगाना था यहाँ पे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं, मान लो ये आपका टी हाफ 1 वाली 200 है,
तो इसके करस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन 0.1 है। सेकेंड वाला 100 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग कितनी है कॉन्सेंट्रेशन? 0.025 रेज टू द पावर n-1। तो ये कितना आ जाएगा 2, और ये कितना आ जाएगा 1/4। देखो एक बार, ठीक है, इसको मैं क्या लिखूं? 4 लिख लूं और 1 - n लिख लूं? बोलो क्या कहते हो? Yes. बताओ। Yes, ma'am. ठीक है, हाँ, ऑर्डर ही बताना है। और इसको और कैसे लिख सकती हूँ? 2 की पावर 2 लिख दूं, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 2 - 2n। और अब क्या करो, सेम है, कंपेयर कर लो। 2 - 2n इज इक्वल टू 1। n क्या आ जाएगा? 1/2। आ गया? कंफर्म कीजिए सारे बच्चे। ठीक है, तो इस तरीके से निकालना मैंने तुम्हें कहा था, इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज इसको ध्यान रखिए, है ना। तो ये तो बिल्कुल ठीक है। अब ये वाला कैसे करोगे? ये बाकी तुम खुद करोगे। अगर तुम्हें अप्रोच नहीं पता चल रही थी, मैंने बता दिया, तो इसीलिए प्लीज जहन में रखना दिया क्या हुआ है। टी हाफ का रिलेशन आपको लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट में क्या बोला है? अगर ए नोट की कॉन्सेंट्रेशन तुम 1 मोलर कर देते हो, तो वो कहते हैं टी हाफ इतना आएगा, क्या निकाल लोगे? मान लो एक तुमने ये वाला डेटा ले लिया, और एक कौन सा ले लिया? जब ए नोट की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर होगी, ऑर्डर तुम्हें पता ही है 1/2, क्या टी हाफ निकल जाएगा? बोलो क्या कहते हो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. राहुल, सुनी, जिसने Yes. भी मेरे को पूछा था वो जवाब देंगे, जिनका हो गया वो तो मेरे को पता हो गया। उसके बाद ये वाला देखो, डी वाला, वो कह रहे हैं कि अगर ए नोट 1.6 मोलर है तो टी हाफ 800 मिनट होगा। तो तुम क्या करोगे? एक तो ये वाली कंडीशन ले लेना, जब टी हाफ 200 है और इनिशियल कंसंट्रेशन 0.1 है। दूसरा तुम क्या लोगे? इनिशियल कंसंट्रेशन 1.6 और टी हाफ तुम निकाल दोगे। ऑर्डर तुम्हें पता ही है, सेम इसी फॉर्मूले से जाओगे। ऑल राइट। अब यानी कि ये जब तुम निकालोगे तो ये भी सही आएगा, ये भी सही आएगा, और ये तो आ ही रहा है सही। यहाँ पे देखो सी वाले में क्या बोला है? सी वाले में ये बोला है कि जो रिएक्शन का ऑर्डर है वो 1 बदल जाएगा, चेंज हो जाएगा 1, जब कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है 0.1 से 0.5 हो जाएगी। ये आधी हो रही है ना, आधी हो रही है, यानी कि टी हाफ। Yes, ma'am. और आपको पता है टी हाफ तो डिपेंड ही नहीं करता कॉन्सेंट्रेशन पे, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो जब वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, तो कॉन्सेंट्रेशन वो चेंज कर रहा है, तो आप नहीं बोल सकते कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है चेंजेस टू 1, की जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो जाएगी रिएक्टेंट की। क्यों? बिकॉज टी हाफ इज इंडिपेंडेंट ऑन द इनिशियल कंसंट्रेशन। तो यानी कि ये वाला क्या हो जाएगा स्टेटमेंट? बोलो गलत। Wrong. तो अगर तुमने ए निकाल लिया, बी निकाल लिया, डी निकाल लिया, तो ऑप्शन एलिमिनेट करके भी तुम यहाँ से सोल्व कर सकते हो। तो जिसने पूछा था क्या वो हो जाएगा अब सोल्व? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नहीं होगा तो फिर भी मुझे रीच आउट कर लेना दोबारा। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं मेरा बेटा, पीरियोडिक टेबल पे आते हैं। तो देखो, मुझे तुमसे क्या चाहिए पीरियोडिक टेबल में? मुझे तुमसे ये चाहिए कि तुम्हें पीरियोडिक टेबल आनी चाहिए। हाँ, टी हाफ तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट होता है, तभी तो वो स्टेटमेंट गलत हो गई ना मेरा बेटा। ठीक है घर। तो यहाँ पे मुझे आप लोगों से क्या चाहिए? मुझे आप लोगों से ये चाहिए कि आपको ग्रुप 1, ग्रुप 2 ये, और 13 to 18 इनके क्या पता होने चाहिए? नाम पता होने चाहिए एलिमेंट्स के। ठीक है, डी ब्लॉक मैं आपको याद कराऊंगी, एफ ब्लॉक मैं आपको याद कराऊंगी, टेंशन मत लो। आप लोग बस मेरे कहने पे फर्स्ट, सेकंड, 13 to 18 आप याद करेंगे। ठीक है? Yes, ma'am. ठीक है, ये आप पढ़ते हो एस ब्लॉक एलिमेंट में, जो कि डिलीट हो चुका है, मेंस में डिलीट हो चुका है, वैसे तो एडवांस में तो आता है ये, लेकिन जो इसका वेटेज एडवांस में बहुत कम। अगर तुम्हें एडवांस के लिए पढ़ना ही है ना, तो पी ब्लॉक आप पढ़ सकते हो। एस ब्लॉक को करने पे टाइम बर्बाद मत करना, क्वेश्चन कभी आता है, क्वेश्चन कभी नहीं आता है। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मैं एक बार थोड़ा सा बता देती हूँ ट्रिक तुम लोगों को। आ जाओ एक बार। ग्रुप 13 तुम कैसे याद करोगे? बैंगन, आलू, गाजर इन थैला करके।
ठीक है, डी ब्लॉक मैं करा दूंगी, उसको छोड़ो। बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। आज का थोड़ा स्लो रहेगा बेटा लेक्चर, कल मैं स्पीड पकड़ लूंगी, ठीक है। 14 वाला कैसे करोगे, इसको मैंने कैसे याद कर रखा है, तुमने जैसे हो सकता है किसी और निमोनिक से लर्न किया हो, मैंने ऐसे किया हुआ है, काशी गए शिव पार्वती। क्या हुआ, काशी, काशी बोले तो कार्बन सिलिकॉन, गए यानी कि जर्मेनियम, शिव यानी कि टिन, पार्वती यानी कि लेड। ठीक है जी, ये वाली सीरीज अपन अलग से याद कर लेंगे, अभी याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जिसने किसी और तरीके से कर रखा है वैसे कर लो। आगे आओ, ग्रुप नंबर 15 जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, ठीक है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। आपको इसके सिंबल जरूर पता होने चाहिए मेरा बेटा, क्लियर है, सिंबल शुड बी मस्ट बी लर्न, ठीक है। उसके बाद ग्रुप नंबर 16, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेनियम, पोलोनियम। ओ सर सी द प्रॉब्लम, आपने जैसे किया हुआ है वैसे आप कर सकते हो, क्योंकि मेरे को जो याद है 10th क्लास से मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। ओ सर सी द प्रॉब्लम, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टिलेनियम और पोलोनियम। बात ठीक है, जम गई बात, हाँ या ना? Yes, मजे ma'am. से करेंगे, मजे से। 17, देखो 17 की सही बताओ, मैंने कोई निमोनिक्स याद नहीं करेगी, तुम्हें है तो बता दो, मेरे को तो ऐसे ही याद हो जाते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तुम्हारा कुछ है तो बताओ, है क्या कुछ है या ऐसे ही याद किया हुआ है? मैम ऐसे ही याद है। बहुत बढ़िया, कुछ है भी नहीं इसमें कुछ खास, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टानिन, ठीक है। और ये कैसे करो, फिर कल बाहर आई आंटी, ठीक है, बढ़िया। इसका कैसे करा हुआ है, हीना, नीना, ये कैसे बताते थे, इसको तो मैंने भी ऐसे ही याद किया हुआ है नॉर्मल तरीके से, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन, ठीक है। कहते थे और करीना के जेरोक्स रंगीन। फिर से बोल दो, याद हो जाएगी सबको, देखो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। हीना, हीना, नीना, नीना और नीना करीना, और हाँ ये जेरोक्स। ठीक है, बढ़िया। तो मैं भी याद कर लेती हूँ, अगले साल जो मेरे पास बैच आएगा फिर यही वाली मैं डाल दूँ, चिपका दूंगी, हीना, नीना और करीना के जीरोक्स रंगीन, ठीक है। सो हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन और रेडोन, ठीक है। डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के मैं करा दूंगी जब पढ़ाऊंगी, ऑलराइट। चलिए मेरा बेटा, तो आई होप आप अपने नोटबुक लेके बैठ गए हैं, जो जो एक्सेप्शंस मैं लिखवाऊंगी उनको आपको आज क्लास में ही लर्न करके जाना है, ठीक है। आइए, सबसे पहले बेटा जब भी हम कोई ग्रुप की बात करेंगे तो हमें ये मेक श्योर करना है, हमें उन एलिमेंट्स के नाम पता होने चाहिए, प्लस उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है मेरा बेटा, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, ठीक है। क्या हो गया, इसमें ही डाउट आ गया क्या? हाँ ऋषि बोलो, गलती से होगा होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है मेरा बेटा, आपको इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। क्या तुम लोगों को याद है, मैंने तुम्हें एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का ऑर्डर लिखाना सिखाया था, याद है तुम लोगों को? एक बार मैं फिर बता दूं उसको। आइए, जिसको याद नहीं है आओ, जो अभी भी मेरे को बोलते हैं मैम पीरियोडिक टेबल बर्बाद है। 1s 2s 2p, इस तरीके से लिखना होता है आपको। 3s 3p, 4s 4p, 5s 5p, 6s 6p, 7s बोलो 7p, ऐसे लिख लो पहले। अब यहाँ पे s और p की बारी आ चुकी है, d की बारी, और d कहाँ से आप करते हो फिर? 4s वाले में 3d, 4d, 5d, 6d, बोलो हाँ या ना, ठीक है। और उसके बाद f वाली कहाँ से आना चालू करते हैं हम? 6s से, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4f और 5f, बोलो बात ठीक है। और यही तुम्हारा क्या होता है, एनर्जी का ऑर्डर भी होता है। अब यहाँ पे तुम्हारे पास क्या है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, जो कि तुम्हें पढ़ना है, ठीक है। तो इसका तो 7 होता है एटॉमिक नंबर। आर्यन वो 11th में है ना, मैं वो भी करा दूंगी, टेंशन मत लो तुम लोगों को, लेकिन पहले अपने को 12th का करना पड़ेगा ना कवर, है ना, वो भी ठीक है करा मैम। दूंगी, ठीक है।
चलिए आइए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, देख रहे हो आप? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा फॉस्फोरस का, अगर मैं बैलेंस की बात करूं 3s2 3p3। इसका क्या हो जाएगा 4s2 4p3, मैं वैलेंस शेल की बात कर रही हूँ। इसका क्या हो जाएगा 5s2 5p3, और इसका क्या हो जाएगा 6s2 6p3। बोलो हाँ या ना? Yes, अब ma'am. यहाँ पे क्या आ रहा है, अगर मैं 1s2 को हटा दूं तो ये मेरा हीलियम ही था। बोलो, यस मैम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा नियोन, आर्गन, कलर चेंज कर देती हूँ, आर्गन, क्रिप्टन, जीनोन। बोलो यस और नो? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ऑल राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको क्या करनी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको वैलेंस शेल, ये वाली तो आपको पता होनी चाहिए कि वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। मैं अरे बाबा बिस्मत तक याद करो, उससे आगे के नहीं पूछे जाते हैं। ठीक है मेरा बेटा, बिस्मत तक याद करो, आगे जो लास्ट वाले होते हैं रेडियो एक्टिव, उसकी इतनी केमिस्ट्री में डिस्कशन नहीं होती है। ठीक है, और रही बात इन वाली सीरीज की, वो हम ये वाली जो है रदरफोर्डियम से लास्ट ओगेनोसन, ये हम पढ़ लेंगे। ठीक है जी, बोलो। तो यहाँ पे देखो, मतलब तुम्हें वैलेंस शेल की तो पता ही होनी चाहिए। ऑलराइट, अब तुम्हें पता है 4s वाली में फोर्थ पीरियड में, इधर देखो सेकेंड थर्ड फोर्थ, फोर्थ में कौन कौन सी शेल में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, 4s में, 3d में, 4p में, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d10 आ जाएगा। बोलो क्या कहते हो? यहाँ पे क्या आ जाएगा 4d10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5d10। बोलो, और इसके साथ और क्या आ जाएगा, यहाँ पे 4f आ जाएगा। यस और नो? Yes, ma'am. ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है, यानी कि जैसे जैसे आप नीचे जाते जा रहे हो, डी वाली और एफ वाली ऑर्बिटल भी क्या हो गई हैं, भर चुकी। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तीसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, इनका कैरेक्टर, इनका नेचर कैसा है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस आपकी कौन सी वाली कैटेगरी में आएंगे, नॉन मेटल वाली कैटेगरी में आएंगे। Non-metals. ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन करने, वैसे भी आपको पता ही है, जैसे जैसे आप राइट साइड पे जाते जाते हो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है ना, और जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप आते जाते हो तो क्या बढ़ता है तुम लोगों का, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। हाँ या ना? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, इसलिए बिस्मथ तुम्हारा मेटल है, और आर्सेनिक और एंटीमनी तुम्हारे क्या है, दोनों बोलो मेटलोइड्स है। क्या है, मेटलोइड्स है। ठीक है, हो जाएगा, पता लगा लोगे। पहली चीज, पता है मैं इतना क्यों आपको ये जोर दे दे के समझा रही हूँ, क्योंकि मेंस में काफी सारी चीजें डिलीट हो गई हैं, तो वो जो क्वेश्चन बनाना प्रेफर करता है, वो जो एनसीईआरटी के तुम्हारे स्टार्टिंग के 5-6 पेजेस होंगे, वो वहीं से ही सवाल बनाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे किसी को दिक्कत तो पूछ लो जल्दी से, नहीं तो आगे चलो। ठीक है, आर्सेनिक एंटीमनी का मेटलोइड होगा, मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो प्रॉपर्टीज आपकी होंगी, राइट। उसके बाद आते हैं ये अकरेंस। अकरेंस हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अकरेंस हम इग्नोर कर देते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे अकरेंस भी क्या करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आइडिया जरूर होना चाहिए। जितने भी आप फैमिलीज पढ़ रहे हो पी ब्लॉक में, आपको अकरेंस में थोड़ी थोड़ी चीजों का बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो बच्चे लेट आ रहे हैं, समीर आ गए क्या आज बेटा? ठीक है, तो अब अकरेंस में मैम हमें क्या क्या करना है, पहली चीज तुम्हें क्या करना है, मोलिकुलर नाइट्रोजन कंप्राइजेस 78% बाय वॉल्यूम ऑफ द एटमॉस्फेयर, ये कोई भी नहीं पूछेगा तुमसे, ये मालूम ही होता है। फिर वो कह रहे हैं इन द अर्थ क्रस्ट, यहाँ पे आएगा सवाल, इन द अर्थ क्रस्ट इट अकर्स एज अ सोडियम नाइट्रेट। आपको ये देखना है कि अर्थ क्रस्ट में किस फॉर्म में मिल रहा है, तो सोडियम नाइट्रेट को क्या बोलते हैं, चिले सोल्ट पीटर। क्या बोलते हैं, लिखो, NaNO3 क्या होगा तुम्हारा, सोडियम नाइट्रेट तो सबको पता है, लेकिन चिले सोल्ट पीटर नहीं पता होगा।
अब तुम्हारे पास पेपर में सवाल कैसे आएगा, वाहियात अगर बनाना उनको क्वेश्चन इसमें से, तो यही पूछेंगे बताओ भाई चिल्ले सोल्ट पीटर का क्या फॉर्मूला है। तो चिल्ले सोल्ट पीटर इज अ सोडियम नाइट्रेट। क्लियर है। पोटेशियम नाइट्रेट क्या होगा तुम्हारा, इंडियन सोल्ट पीटर होगा, इंडियन सोल्ट पीटर होगा। ऑल राइट। फिर वो बोल रहा है, ये आपको करना है, फिर वो बोल रहा है इट इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन इन प्लांट एंड एनिमल। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज वो बोल रहा है, फॉस्फोरस अकर्स इन मिनरल्स ऑफ द एपेटाइट फैमिली। ठीक है, जो फॉस्फोरस मिलता है मिनरल्स में, उस फैमिली का क्या नाम बोला है, एपेटाइट। अब ये एपेटाइट होता क्या है, यहाँ पे सवाल आया था तुम्हारा 2023 या 24 में से आया था। एपेटाइट क्या होता है, एपेटाइट फैमिली, कैल्शियम फोस्फेट Ca9PO4 6.CaX2, दिस इज योर एपेटाइट फैमिली। मुश्किल तो नहीं है ना, थोड़ा सा याद रखना है, कैल्शियम फोस्फेट डॉट CaX2। अब यहाँ एक्स क्या क्या हो सकता है, अपनी मर्जी का मत ले लेना, या तो फ्लोरीन हो सकता है, एनसीईआरटी को भगवान मानना है बेटा, पी ब्लॉक में मैं बता दे रही हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन और OH। अगर फ्लोरीन है तो क्या नाम हो जाएगा उसका, क्लोरोएपेटाइट हो जाएगा। ठीक है जी, क्लोरीन होगा तो क्लोरोएपेटाइट। इस तरीके से विच आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉस्फेट ग्रुप्स। तो यानी कि यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, एपेटाइट का मतलब भी यही है बेटा, कैल्शियम फोस्फेट डॉट कैल्शियम का हैलाइड CaX2, नाम दे रखा है इसको एपेटाइट फैमिली। ठीक है, तो जैसे आप एक्सचेंज करते रहोगे उसकी फैमिली का नाम भी चेंज होता रहेगा। ठीक है, अब अपने में भी क्या होता है, शर्मा फैमिली, अरोड़ा फैमिली। ठीक है, बोलो इतना हो जाएगा, Yes, ma'am. कंफर्म कीजिए। Yes. ठीक है, Yes, तो ma'am. अभी तक मैम, मैंने क्या बताया, हाँ बोलो गौरव, ये भी अर्थ क्रस्ट में पाया जाता है, फिर से बोलो क्या एपेटाइट बोल रहे हो। फैमिली, हाँ, एपेटाइट फैमिली कहाँ पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है ये भी। कहाँ पे, अर्थ क्रस्ट में। फॉस्फोरस मिलता है, जो मिनरल्स में होता है ना फॉस्फोरस, उसकी बात कर रहे हैं ये मेरा बेटा। ठीक है, अर्थ क्रस्ट में वो किसकी बात कर रहे थे, नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। ठीक है जी, याद रहेगा। ठीक है यानी कि अभी तक मैंने तुम्हें क्या बताया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नेचर, मेटल, मेटेलिक, मेटलोइड। उसके अलावा मैंने तुम्हें बताया है सोल्ट पीटर, चिले सोल्ट पीटर क्या होता है, इंडियन सोल्ट पीटर क्या होता है, एपेटाइट फैमिली क्या होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं मेरा बेटा एटॉमिक साइज पे। हाँ, तो सुमित मुझे बताओ, अगर मुझे पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाना है तो एटॉमिक साइज का क्या होगा, मैम डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा। ठीक है, आर्यन क्यों डिक्रीज होगा, मैम क्योंकि उसका जेड इफेक्टिव बढ़ता रहता है मैम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। ठीक है, राहुल कैन यू एक्सप्लेन, तुम थोड़ा और बताओ, मैम मेरे को भी यही पता है। और क्या पता है तुम्हें। मैम मेरे को हाँ? भी यही पता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज राहुल, गौरव आप बताओगे व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, बस रट्टा मार लो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, होता क्या है ये तो बता दो। हाँ गौरव, मैम, जो हमारे वो न्यूक्लियस होता है इसके ऊपर जो चार्ज होता है मैम, वो जैसे 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 उसमें नंबर ऑफ, जब वो टुवर्ड्स हम राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं, तो उसकी वजह से जो चार्ज होता है, चार्ज डेंसिटी वो ज़्यादा होती रहती है, और जो हमारा साइज होता है एटम का वो छोटा होता चला जाता है उसकी वजह से। ठीक है, ओके। प्रिंस आप बताना चाहोगे। हाँ प्रिंस। मैम जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो मैम जो इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, साथ साथ में मैम जो उसकी प्रोटॉन, जो एक इलेक्ट्रॉन पे नेट अट्रैक्टिव फोर्स लगता है प्रोटॉन की वजह से, वो भी बढ़ता रहता है।
जिसकी वजह से वो उसको अपने न्यूक्लियस के पास ज्यादा लेके आता, जिसकी वजह से उसका रेडियस छोटा हो जाता। यस, देखो सबने मैम सही उसका हाँ जी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होता है तो फिर उसका जो साइज होता है वो छोटा ही होता जाता है। देखो सही बोल रहे हो, गलत किसी ने भी नहीं बोला। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, थोड़ा सा बता देती हूँ मैं, जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, बिल्कुल ठीक बोला तुमने, इन जनरल साइज डिक्रीज होता है। हाँ, देयर आर सम एक्सेप्शंस, वो हम बात करेंगे, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट हमारा बिल्कुल तुमने सही बोला, साइज घटता है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है सेम शेल में ऐड हो रहे होते हैं। गेटिंग माई पॉइंट? और आपका एटॉमिक नंबर भी बढ़ता जाता है। तो उससे होता क्या है, आप लोगों का जो न्यूक्लियर चार्ज, पॉजिटिव चार्ज है, वो क्या होता है, बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो अब एक बात बताओ, जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना उसका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वैलेंस शेल पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या नहीं होगा? Yes, ma'am. ठीक है। तो न्यूक्लियस के बीच में और जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो अगर ज्यादा होता है तो वो क्या करेगा, खींचेगा अपनी तरफ, जैसे भी बोल रहा था, खींचेगा, और खींचेगा तो साइज क्या होगा फिर वहां पे, श्रिंक, छोटा। ठीक है। तो जेड इफेक्टिव का मतलब तुम ये भी बोल सकते हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। तो जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव होगा, जितना ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, साइज क्या हो रहा है तुम्हारा, श्रिंक हो रहा है। नेट चार्ज एक्सपेरियंस, देखो बिल्कुल सही बोला। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम वहां पढ़ते हैं मल्टी इलेक्ट्रॉन वाले केस में, मैंने शायद तुम्हें उसमें बताया था एटॉमिक स्ट्रक्चर में, ठीक है। शील्डिंग अभी मैं आगे आऊंगी ना डी और एफ वाले पे, तो फिर वहां पे मैं डिस्कस भी करूंगी। जैसे कि अगर मैं बेटा एटॉमिक साइज की बात करूं ग्रुप नंबर 15 में, तो आपको पता है नाइट्रोजन से लेकर बिस्मथ तक जब आप नीचे आओगे, क्योंकि हम ग्रुप वाइज बात कर रहे हैं, तो साइज आपका क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मान लो मैं नाइट्रोजन से जाऊं, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो आपका साइज क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं इसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज लिखूं, जो कि मैं लिख के आई हूं, 70, 110, 120, 140 और 150, तुम्हें याद नहीं करनी है, सिर्फ तुम यहाँ पे ये देखो क्या बता रही हूँ। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप लिखा मैंने बेशक ऐसे है, बट डाउन द ग्रुप जब आप जा रहे हो तो साइज बढ़ रहा है, वो सबको दिखाई दे रहा है कि कोवलेंट रेडियस जो हो रही है यहाँ पे इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप। लेकिन अगर तुम एक चीज नोटिस करो, जब तुम नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जा रहे हो तो अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, देख रहे हो। लेकिन जैसे ही तुम आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ जा रहे हो तो इतना ज्यादा इंक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। यस और नो? यस अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन एनसीईआरटी भी लिखती है और हमें भी पता है, क्योंकि जब आर्सेनिक से बिस्मथ की तरफ आप जाते हो तो जो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग है वो डी और एफ वाले ऑर्बिटल में होनी शुरू हो जाती है। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया भी था, एंटीमनी में देखो 4d में फिल हो रहे हैं, बिस्मथ में 4f में भी हो रहे हैं और डी में भी हो रहे हैं। एंड मेरे बच्चों को ये पता है कि अगर मैं शील्डिंग इफेक्ट की बात करूं तो सबसे अच्छा बाहर के इलेक्ट्रॉन को कौन शील्ड कर पाता है, एस ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन, फिर आपके पी वाले, फिर आपके डी वाले, फिर एफ वाले, लास्ट में एफ वाले। यानी कि एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है, जो आप लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन करा रहे हो वो 4d और 5d सीरीज में देखते हैं बेटा, ठीक है। तो यानी कि डी और एफ की घटिया शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, अब देखो इतना कम चेंज क्यों आ रहा है, क्योंकि एफ ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट पुअर है। अगर वो पुअर है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को वो अच्छे से क्या नहीं कर पा रहा, शील्ड नहीं कर पा रहा, और अगर नहीं कर पा रहा तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, ज्यादा, जिसकी वजह से जो साइज जितना बढ़ना चाहिए उतना वो नहीं बढ़ रहा। यानी कि मेरे फोन का जो स्क्रीन गार्ड है वो बिल्कुल बेकार मैंने लगवाया हुआ है, जैसे ही मैं इसको फेंकूंगी फ्लोर पे वो टूट जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोगों को शील्डिंग इफेक्ट के बारे में मालूम होना चाहिए। ऑल राइट,
तो Yes. कोई तुमसे पूछेगा कि आर्सेनिक से, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है, कि आर्सेनिक से बिस्मथ स्मॉल इंक्रीज हो रहा है, वो क्यों हो रहा है बता दोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, जब हम एफ, देखो बेटा, जहां हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे वहां हम क्योंकि गर्भ थोड़ा आगे पहुंच गया है, जहां हम एफ ब्लॉक पढ़ेंगे वहां पे हम लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, जो कि 4D 5D सीरीज का साइज जो होता है वो सिमिलर हो जाता है, और जब हम डी ब्लॉक पढ़ेंगे तो वहां पे हम ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन वहां पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है मैम। उसके बाद हमारा जो सेकंड आता है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी ये भी तुम लोगों को पता, अगर तुम्हें साइज वाली चीजें पता है, कृतिका आप मुझे बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का क्या होगा जब मैं डाउन द ग्रुप जाऊंगी तो? मैम इंक्रीज, डाउन द मैम ग्रुप मैम डिक्रीज डाउन द ग्रुप। क्यों? मतलब तुम लोगों ने वो भी नहीं पढ़ा पीरियोडिक टेबल। आयनाइजेशन एनर्जी, जब साइज बढ़ रहा है तो एनर्जी तो घटेगी ना, आयनाइजेशन एनर्जी। अब साजिया आ गई क्या? अच्छा, बहुत बढ़िया। हाँ साजिया बताओ। वो एटॉमिक साइज के साथ यूनिवर्सली वैरी करता है इसलिए। देखो वो तो बात ठीक है, बट यू शुड नो द रीजन एज वेल। ठीक है, अब आयनाइजेशन घटता क्यों है? क्योंकि अभी हमने डिस्कस भी किया, डाउन द ग्रुप साइज बढ़ता है, और साइज बढ़ने का मतलब क्या है? नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है, आपकी ऐड हो रही है ना, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो रही है। तो जो न्यूक्लियस की पकड़ है वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे, वो क्या हो रही है? कम हो रही है, क्योंकि इनर कोर में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं। यस और नो? जेड इफेक्टिव। Yes. न्यूक्लियस की जो पकड़ है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पे, वो कम होती जा रही है। अगर पकड़ कम हो रही है तो तुम्हें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी उसको आउटर मोस्ट शेल से बाहर निकालने की। ठीक है, तो आयनाइजेशन एनर्जी घटेगी। तो मैं इसकी अगर वैल्यू नहीं करनी है इसकी लर्न, डायरेक्ट ऑर्डर ध्यान रखना है, कोई एक्सेप्शन यहाँ पे नहीं है। हाँ, बस एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो ग्रुप 15 की आयनाइजेशन एनर्जी होती है ना, वो काफी ज्यादा होती है ग्रुप 15 से। पहले आपका ग्रुप 14 आता है ना, फिर आपका ग्रुप 15 आता है, राइट? Yes, ma'am. मैम ऐसा क्यों? आ रही हूँ। लेफ्ट टू राइट क्या होता है मेरा बेटा? आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, क्योंकि तुमने मुझे बताया साइज घटता है। ठीक है, लेकिन ग्रुप 15 की ज्यादा इंक्रीज होती है, मतलब थोड़ा ज्यादा चेंज आता है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 15 में अगर तुम नोटिस करोगे सबके पास क्या है? हाफ फिल्ड है, पी वाला और वाइटल, बोलो। जबकि इसमें क्या होता है? NH2 NP2। तो ये हाफ फिल्ड है, हाफ फील्ड में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी गौरव, दैट इज वाई। ओके। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? मैम इसमें तो क्या ही होगी। ठीक है, चलिए उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? जैसे जैसे नीचे जाते जाओगे तो क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आपका कम होता जाएगा, क्योंकि आपको पता है नीचे जाते जाते आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर बढ़ता है, और लेफ्ट टू राइट आपका क्या बढ़ता है? लिख भी देती हूँ मैं। लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी बढ़ती है, राइट? तो आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इंक्रीज होती है। हाँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं डाउन द ग्रुप बात करूंगी तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? कम होगी। और इसमें एक सबसे अच्छी बात बताती हूँ, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, तो होता ऐसा है। वैल्यू तुम्हें बताऊं? वैल्यू मैंने लिखी हुई है क्या? वैल्यू नहीं है। हाँ जी, इसका जो होता है अप्रोक्सीमेटली 1.9 होता है। मैम ऐसा क्यों? ऐसा का है? वैसा इसीलिए, वही रीजन कि यहाँ पे क्या हो रहा है? डी और एफ में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग हो रही है। गेटिंग माई पॉइंट? तो उसकी वजह से क्या होगा? आपका शील्डिंग इफेक्ट पुअर है उसका। बोलो हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो शील्डिंग इफेक्ट पुअर होने के अब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए? डाउन द ग्रुप घटनी चाहिए। तो अब क्योंकि डी और एफ का पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है, तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, खींचेगा, अट्रैक्शन होगा।
तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी हो जाती है इसकी, 1.9 तक ही रह जाती है, एंटी मनी के बराबर। ठीक है, अब मेरे को ये मत दोबारा बताना। बता रहे हो, अब मेरे को ये मत बिस्मत की- कहना मैम 2.0 क्यों नहीं होती, मैम 2.1 क्यों नहीं होती। भाई एनसीईआरटी ने वैल्यूज दे दी हैं, अपना अपन सिर्फ उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। मैं फिर बोल रही हूँ, अभी मैंने बताया था कि एंटी मनी और बिस्मत में क्या था, याद करो ना, ये वाले इलेक्ट्रॉन फिल हो रहे थे, डी और एफ वाले, गौरव जी। यस मैम। तो यहाँ पे क्या है, पुअर शील्डिंग इफेक्ट है एफ इलेक्ट्रॉन्स का। Yes, हाँ, ma'am. तो इससे होगा क्या, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस और वैलेंस शेल बढ़ जाएगा, हाँ या ना। अट्रैक्शन Yes, होगा या ma'am. नहीं होगा, अभी तो बताया सेम चीज। तो अगर अट्रैक्शन बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, वैसे तो कम होनी चाहिए, ठीक है, लेकिन कम होके कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी जितनी एंटी मनी की, ज्यादा कम नहीं हो रही है। तो दोनों की क्या हो रही है, बराबर है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, और अगर पेपर में आ गया, सुनो इधर, अगर पेपर में आ गया तो एक ये भी तुम्हें ऑर्डर आया भी हुआ है, एक ये भी तुम्हें मिलेगा पेपर में ऑर्डर, ये भी मिलेगा। तो आंख बंद करके ये मत लगा के आ जाना मैम डाउन द ग्रुप तो घटती है। उसने जान करके ही पूछा है ये क्वेश्चन कि तुम एनसीईआरटी का टेबल पढ़ के आए हो या नहीं पढ़ के आए हो। मैम हाँ बेटा, जब नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे तो शील्डिंग इफेक्ट डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? शील्डिंग इफेक्ट बोले तो स्क्रीनिंग इफेक्ट ना, हाँ मैम। आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे आप डाउन द ग्रुप जा रहे हो तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही है ना, तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को शील्ड करने के लिए अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, देख रहे हो, बाहर वाले को अच्छे से शील्ड कर पा रहे हैं, तभी तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है नीचे जाते हुए। ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वाला फैक्टर डोमिनेंट होता है, डाउन द ग्रुप आते हैं आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट वाला फैक्टर क्या होता है, डोमिनेटिंग होता है। तो मैम जब जो लास्ट ये एप्लॉग वाला होता है, इसमें जब पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, तो मैम ये अट्रैक्ट कैसे करता है इतनी दूरी से? ये तो बहुत दूर होता होगा इससे। नहीं, क्योंकि मेरा बेटा एफ वालों का होता तो बेकार ही शील्डिंग इफेक्ट है, तो वो कुछ बहुत ज्यादा अच्छे, देखो कुछ तो कर ही पा रहे हैं शील्ड में, ऐसे नहीं करूँ बिल्कुल ही नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत ही खराब है उनका शील्डिंग इफेक्ट, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं कर पाते हैं शील्ड। जो ये जो वैल्यूज आप लोगों को बता रही हो, जो डेटा देखने को मिला है, उसका रीजन ही यही है कि बहुत ज्यादा अच्छे से शील्ड नहीं कर पाए, क्योंकि बेकार शील्डिंग इफेक्ट होता है उनका, तो जिसकी वजह से कुछ हद तक जो है न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पे होता है। ऑलराइट, हो गया ये वाली चीज, आगे आइए। अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कौन बताएगा, इसमें बोलना बहुत पड़ता है इस चैप्टर में। हाँ, मैम बताना क्या है इसके बारे में? होता क्या है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैम इलेक्ट्रॉन गेन करने की। टेंडेंसी। यस मैम। यस मैम। अपन एक इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी पढ़ते थे, यस है ना, मैम। वो यही है। Yes, ma'am. ठीक है, तो हम क्या पढ़ते थे, टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन इन एन आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, आइसोलेटेड गैसियस एटम जब अपने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करता था, तो उस टाइम पे जो एनर्जी आपकी रिलीज होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते थे, है ना। तो अगर मैं मेरा बेटा ग्रुप नंबर 15 की बात करूं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, एर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, तो अगर इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मेरा बेटा बात करूं, तो उस हिसाब से तो ये होना चाहिए, है ना, डाउन द ग्रुप घटना चाहिए, यस और नो। यस मैम। किस्मत की ज्यादा होती है। आ रही हूँ, ट्विस्ट पे आ रही हूँ। एक्सपेक्टेड ऑर्डर ये होना चाहिए, क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज जो है यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की ताकत है वो कम हो रही है, क्योंकि बीच में इनर कोर में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। गेटिंग माय पॉइंट। लेकिन जो इसका एक्चुअल ऑर्डर होता है वो क्या होता है मेरा बेटा, फॉस्फोरस की ज्यादा होती है नाइट्रोजन से, ये ऑर्डर होता है।
अब इसका रीजन मैं बताऊंगी, पहले लिख लो। तुमने ये चीजें पढ़ी है, मैंने तुम लोगों को बताया भी था उसमें पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, कि जो थर्ड पीरियड एलिमेंट्स होते हैं, याद आ रहा है? थर्ड पीरियड एलिमेंट्स हैज हायर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बेटा आप लोग, कोई बच्चा लीव कर रहा है, कोई ज्वाइन कर रहा है, क्या चल रहा है ये? सेकेंड पीरियड एलिमेंट, किस किस को याद है ये पॉइंट? इस पे स्टार मार्क करिए। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दिस पॉइंट? याद आ रहा है, याद तो नहीं था लेकिन थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, बताया था कुछ। शुड आई एक्सप्लेन अगेन? देखो क्या बताया था मैंने, अपने याद करो, फेमस एग्जांपल लिया था, जगह है क्या मेरे पास? यहाँ पे बता दूं, फिर इसको हटा दूंगी। क्लोरीन और फ्लोरीन का मैंने एग्जांपल लिया था, तुम लोगों को याद हो तो। क्लोरीन में क्या होता है? 3p होता है ना, और फ्लोरीन के पास क्या होता है? 2p होता है। 3p का साइज बड़ा होता है 2p से, यस और नो? अब हमें पता है इसमें भी 2p5 होता है ना मैम, और इसमें क्या होता है? 3p5 होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है? इलेक्ट्रॉन को क्या करना होता है? आउटर मोस्ट शेल में डालना होता है। यही तो होता है ना इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, है ना? तो अब यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रॉन इसके में भी आना है और इसके में भी आना है। अब तुम एक बात बताओ, ऑलरेडी फ्लोरीन के पास है ना 2p में इलेक्ट्रॉन, साइज छोटा है, तुम इलेक्ट्रॉन डाल रहे हो तो क्या होगा? धक्का मुक्की चालू। छोटी सी जगह में 10 बंदों की तो जगह नहीं है, तुम लोग 5 को और घुसा रहे हो, तो क्या होगा? बोलो। इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। रिपल्शन, ओके। तो यहाँ पे भी यही होता है। जबकि क्लोरीन में क्या होता है? साइज बड़ा होता है 3p का, इसमें भी इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, लेकिन साइज बड़ा होता है, जगह है, मतलब 5 लोग और आ सकते हैं, तो कहता है भाई आ जा तू। बोलो हाँ या ना? तो अब जो इजीली एकोमोडेट कर रहा है, फिर उसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो जाएगी? ज्यादा हो। ज्यादा। यही सेम चीज किसके साथ है? इनके साथ भी है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास 2p है और इसके पास 3p है, और नाइट्रोजन की तो बेटा पॉजिटिव होती है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तुमने पढ़ा होगा तो, क्योंकि नाइट्रोजन के पास क्या है? हाफ फिल्ड है, तो ज्यादा इच्छा नहीं रखते हैं इलेक्ट्रॉन लेने की, तो इनकी तो पॉजिटिव होती है। फॉस्फोरस की नेगेटिव में होती है, तो पीछे चला जाता है फॉस्फोरस से नाइट्रोजन। ठीक है, नहीं होता ना गर्व, यही तो है इनऑर्गेनिक, नहीं होता है, सिर्फ जो सेकंड और थर्ड वाले होते हैं उनके साथ होता है। ठीक है, इनमें वो साइज वाला फैक्टर वाला आ जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? बाकियों में वो प्रीडोमिनेंटली नहीं, फैक्टर डोमिनेट करता। ठीक है मेरा बेटा? क्लोरीन फ्लोरीन में भी यही होगा, ऑक्सीजन सल्फर में भी ये होगा। ऑक्सीजन सल्फर में तो याद करो, ग्रुप 16 में तो ऑक्सीजन सबसे पीछे भाग जाता है, याद है? अब देखो मैं वो तो नहीं पढ़ा पाऊंगी, बट हाँ ग्रुप 16 में पढ़ाऊंगी। तो इतना क्लियर हुआ? जल्दी से बताओ मेरे को। Yes, ma'am. यस। इतना भी नहीं है रटने का, अगर तुम लोग सोच रहे हो तो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो कि बहुत ही ज्यादा मैम आपने रटने के लिए बोल दी चीजें, क्योंकि इनऑर्गेनिक में पता क्या होता है? इनऑर्गेनिक में ना एनसीईआरटी टेबल चिपका देते हैं, डेटा लिख देते हैं, अब डेटा को करते रहो एक्सप्लेन, मत्था मारते रहो, ये वाली चीजें होती है इनऑर्गेनिक। मेटेलिक करेक्टर क्या होता है? ये भी मैंने ऑलरेडी बता दिया ना, डाउन द ग्रुप मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, इसको मैं नहीं बता रही हूँ। मैम ऑर्डर भी सेम ही रहता है? किसका मेरा बेटा? इंक्रीजिंग ऑर्डर सेम ही होता है? हाँ हाँ मैं लिख रही हूँ, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है। अभी मैंने बताया था ना, ये वाला तो मेटल है ना, ये वाला मेटलोइड्स है, और ये क्या है? नॉन मेटल। ठीक है, देख हो गया? यस मैम। चलो अब आती हूँ, जितना मैंने पढ़ा दिया एक बार फटाफट से रिवाइज करा देती हूँ वाया टेबल। आओ इधर आओ, तुम्हें भी ऐसे एनसीईआरटी की हाईलाइट करनी है। ठीक है, मैं हाईलाइटर ओपन कर लेती हूँ, तुम्हें भी ऐसे ही हाईलाइट करना है।
सबसे पहले एटॉमिक नंबर, वो सबको मालूम होता है। एटॉमिक मास मत करना, ठीक है, नाइट्रोजन का याद रखना 14 बस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो चुकी है तुम लोगों की, ठीक है, यस यू शुड नो। आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको सिर्फ फर्स्ट वाली याद रखनी है, सेकंड और थर्ड वाली वो नहीं पूछते हैं। मैंने बोल दिया ना नहीं पूछते तो नहीं पूछता, अब ये मत बोलना मैम क्यों नहीं लर्न करनी है। यहाँ पे देखो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, घट रही है ना, ये देखो डाउन द ग्रुप, वो 1400, 1000, 900, 800 और 700 के आसपास दिख रहा है, नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए डाउन द ग्रुप, घटनी चाहिए 3, 2.12, और लेकिन ये वाली क्या हो रही थी, बराबर है। बराबर थी। Yes, ma'am. आगे चले, कोवेलेंट रेडियस क्या हो रहा है, मैं चेंज कर लेती हूँ। हाँ बोलो बोलो। 11th वाली बुक से पढ़ना है। नहीं 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 नहीं, ये आपके उसमें ही है, 12वीं के बुक में ही है, ठीक है। हमें आपका ग्रुप बुक में तो 15, अरे नहीं वो वाली है, डाउनलोड कर लेना ना, फिर मैं भेज दूंगी आज, मैं भेज दूंगी ग्रुप में। ग्रुप 15 to 18 तो 12th की बुक में, 13 14 तो मैं 11th में मिलेगा, बट ये 15 वाले तो 12 में मिल जाएगा। कोवेलेंट रेडियस क्या हुआ, इधर आओ, 70 से 110 अभी बता दिया था मैंने, ये देखो। अब देखो जो मैंने वैल्यू लिखी थी 140 150 लिखी थी, ठीक है, तो यहाँ पे भी यही है कि ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, और आपको रीजन ऑलरेडी पता चल गया है। आगे आइए, आयनिक रेडियस आपको नहीं करनी है, इसको हटा दो। ध्यान रखना जो ये मैं बता रही थी ना कि न्यूज क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन से फॉस्फोरस जो है अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है, लेकिन आर्सेनिक से बिस्मथ जो है कम इंक्रीज हो रहा है। वो सिर्फ किसके लिए था बोलो, कोवेलेंट रेडियस। पता है क्या हुआ इस बार, मैं तुम्हें बताती हूँ, पता नहीं 2025 या 24 का क्वेश्चन था, उन्होंने ना क्या पूछ लिया था, आयनिक का पता नहीं किसका पूछा था, कोवेलेंट का पूछ लिया था, और बच्चे लगा के आ गए थे इसके अकॉर्डिंग ऑर्डर। आप समझ रहे हो? तो आपको कौन सा याद करना है, आयनिक रेडियस आपको नहीं करना है, आपको कोवेलेंट रेडियस का पता होना चाहिए। गेटिंग माय पॉइंट? और एनसीईआरटी भी कोवेलेंट रेडियस का जिक्र करती है, आयनिक रेडियस का यहाँ पे जिक्र नहीं करते, मैं स्पेशली मेंशन कर रही हूँ। वहां पे कोवेलेंट रेडियस का पूछा था, लगा के आ गए थे आयनिक रेडियस के हिसाब से। इसमें थोड़ी सी डिस्क्रिपेंसी है, देखो ना, ये बड़ा ये फिर घट गया और ये फिर बढ़ गया। ऑलराइट, तो कौन सी याद करोगे, लिख लेना, कोवेलेंट रेडियस पता होना चाहिए, वैल्यू नहीं याद करनी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट। उसके बाद डेंसिटी नहीं करनी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पूरा याद मत करो। मेल्टिंग पॉइंट में बस ये ध्यान रखो, जो नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखो, नाइट्रोजन और मेल्टिंग पॉइंट का क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या होगा, ये तुम्हें ध्यान में रखना है थोड़ा सा, वैल्यू नहीं याद रखनी कि इनका कम होता है, दिख रहा है, कम होता है। कैसे कम होता है, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, मास कम होगा, हल्का होगा एज कंपेयर टू फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बोलो हाँ या ना, जिसकी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कम है। तुम्हें किसका ऑर्डर याद रखना है मैं बता देती हूँ, तुम्हें थोड़ा सा इसका ऑर्डर ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो सबसे ज्यादा वैल्यू तुम्हें किसकी दिख रही है, ये थोड़ा सा देखो अभी याद करना है। आर्सेनिक की वैल्यू जो है वो सबसे ज्यादा है, आर्सेनिक का सबसे पहले आएगा, फिर एंटीमनी का आएगा, फिर बिस्मथ का आएगा, और फिर तुम्हारा क्या आएगा, फॉस्फोरस, और लास्ट में नाइट्रोजन। ये तुम्हें ध्यान में रखना। बॉइलिंग पॉइंट छोड़ दो तुम, ठीक है। बेटा आयनिक रेडियस में ना बहुत सारी डिस्क्रिपेंसी होती है, ठीक है, और इसमें हम जो नॉन मेटल के केस में हम वैसे भी कोवेलेंट रेडियस के बारे में डिस्कस करते हैं, तभी मैंने कांटा लगवा दिया आयनिक रेडियस का, ठीक है। हो जाएगा ये, बोलो कर लोगे? यस मैम। यस। ठीक है। उसके बाद एलोट्रोपी वाला कहाँ गया, एक मिनट जस्ट चेक। उसके बाद है एक एलोट्रोपी, यहाँ से लगता है वो फट गया, एक लिखो एलोट्रोपी। एलोट्रोपी, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, कार्बन के पढ़े होंगे तुम लोगों ने,
जो एक से ज्यादा फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं? यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब यहाँ पे क्या है ना, एक पंगा है। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, फास्फोरस की, आर्सेनिक की, एंटीमनी की, बिस्मथ की, तुमसे ये तो नहीं पूछेंगे कि कौन कौन से इसके एलोट्रोप्स हैं, लेकिन तुमसे ये जरूर पूछेंगे कि किस किस के एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं। तो मेरा बेटा फास्फोरस के होते हैं एलोट्रोपिक फॉर्म्स, है ना, रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। आर्सेनिक के भी होते हैं ग्रे फास्फोरस, ऐसे ही दो एक और होते हैं। एंटीमनी की भी होते हैं, बिस्मथ के नहीं होते। अब यहाँ पे बात होती है कि मैम नाइट्रोजन के होंगे या नहीं होंगे। या देखो अब यहाँ पे पंगा आएगा, पता है क्यों आएगा? एनसीईआरटी बोलती है एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एग्जिबिट एलोट्रोपी, ये बोलती है एनसीईआरटी। मैम इस ग्रुप में है पूरी पीरियोडिक नहीं नहीं नहीं, इस ग्रुप की बात कर रही हूँ मेरा बेटा, मतलब इस वाले ग्रुप के एलिमेंट्स की बात कर रही हूँ। तो एनसीईआरटी बोलती है कि नाइट्रोजन के अलावा सारे एग्जिबिट करते हैं एलोट्रोपी। अब मेरे को ये समझ नहीं आ रहा, मैंने इसको सर्च भी किया आज कि बिस्मथ का कुछ एलोट्रोप मिला तो नहीं है, बट बिस्मथ नहीं दिखाता है एलोट्रोपी, डज नॉट शो एलोट्रोपी। तुम कहीं भी देख लेना, मैंने रिसर्च आर्टिकल में भी चेक किया था, बिस्मथ नहीं दिखाता है। तो मैम अब हम क्या करें? और बल्कि वहां पे क्या देखने को मिला मुझे रिसर्च आर्टिकल में कि नाइट्रोजन के दो एलोट्रोप जो है फाउंड किए गए हैं, मिले गए हैं सॉलिड फॉर्म में, अल्फा नाइट्रोजन और बीटा नाइट्रोजन। अब मैम हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। वैसे कायदे से नाइट्रोजन, मतलब अगर मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चलूंगी तो नाइट्रोजन के अलावा वो कहता है कि एलोट्रोप्स हैं। तो तुम क्या करोगे ऐसे केस में? क्वेश्चन को देखोगे कि क्वेश्चन क्या है। अगर मान लो क्वेश्चन में तुम्हारा एंटीमनी है, ठीक है, फास्फोरस है, आर्सेनिक है और नाइट्रोजन है, और वो पूछते हैं कि बताओ इनमें से कौन एलोट्रोप नहीं दिखाएगा, इधर जाओ, तो तुम क्या लगा के आओगे? नाइट्रोजन लगा के आओगे। गेटिंग माय पॉइंट और नो? और अगर मान लो तुम्हारा, वैसे दोनों इकट्ठे नहीं देगा वो, नाइट्रोजन और बिस्मथ दोनों नहीं देगा, मैंने इसके पॉसिबल क्वेश्चंस भी चेक कर लिए जो आए हुए हैं पहले किसी भी एंट्रेंस में। तो कहीं पे उन्होंने नाइट्रोजन दिया हुआ है, किसी किसी में उसने बिस्मथ दिया हुआ है। तो जहाँ पे नाइट्रोजन दिया हुआ है वहां पे आंसर नाइट्रोजन है, जहाँ पे बिस्मथ दिया हुआ है वहां पे आंसर बिस्मथ है। गेटिंग माय पॉइंट? क्या बोल रही हूँ मैं? और अगर मान लो ऑप्शन में तुम्हारा ये आ जाता है तो आंसर क्या लगा के आओगे? बोलो, बिस्मथ लगा के आओगे। समझ में आई ये वाली बात? ये थोड़ा सा तुम्हें ध्यान Yes, ma'am. ठीक है? Yes, Okay? ma'am. ठीक है, चलूं आगे? Yes. ठीक है Yes, ma'am. बेटा, एनसीईआरटी पुरानी है, बट अभी तुम्हें, अगर तुमने कहीं देखा होगा, अभी रिसेंट चेंजेस होके आए हैं एनसीईआरटी में केमिस्ट्री में, तो वो चेंज नहीं हुआ है, स्टिल नाइट्रोजन ही उन्होंने बोला हुआ है, एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल एग्जिबिट एलोट्रोपी। अगर मान लो पेपर में, मान लो उन्होंने दिमाग खराब कर रखा हो, नाइट्रोजन भी दे रखा हो और बिस्मथ भी दे रखा हो, तो उस हिसाब से अगर वो एनसीईआरटी को ही भगवान मान रहे हैं तो फिर वहां पे नाइट्रोजन ही लगा के आओगे, तो नहीं तो फिर छोड़ के आना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि जो अभी रिसेंट चेंजेस हुए एनसीईआरटी में उसमें वो लाइन उन्होंने स्टिल वही की वही रखी हुई है, चेंज नहीं की। ठीक है जी, आइए आगे चलते हैं। तो है, तो पंगे हैं यार, है थोड़ा सा ना, स्पेशली पी ब्लॉक में होते हैं पंगे। उसके बाद आगे आते हैं हम, ये वाला देखो एक बार, ये एक बार पढ़ लो, ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया, एक बार मेरे कहने पे पढ़ लो इसको। मैं पानी पी लूं। पढ़ ले। आर्यन हो गया? Yes, ma'am.
श्रुति, स्मृतिका, सुनिधि, कृतिका, मनीषा, अंजलि, हर्षित, आरुष, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. प्रिंस, खोजान, नैतिक। चलिए बहुत ही बढ़िया, एक बार मैं फटाफट देख लेती हूँ, पढ़ देती हूँ इसको। बेसिकली यहाँ पे ये बोल रहा है ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉलीएटॉमिक। डाई नाइट्रोजन आपका क्या है, मतलब N2 आपको पता है डाई एटॉमिक गैस है ना। बाकी सारे क्या है, सॉलिड्स है। मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है डाउन द ग्रुप। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस नॉन मेटल होते हैं, ये मेटलोइड है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। दिस इज ड्यू टू द डिक्रीज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। बॉइलिंग पॉइंट इन जनरल बढ़ता है टॉप टू बॉटम, लेकिन जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अप टू आर्सेनिक क्या होता है, अप टू आर्सेनिक बढ़ता है, फिर डिक्रीज होता है। ये मैंने बता दिया कि आपको कौन सा याद रखना है, याद आ गया क्या, ऑर्डर फिर से याद करो। आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, फॉस्फोरस और लास्ट में नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। ठीक है सक्षम, आदर्श, ठीक है। यस मैम। बहुत बढ़िया। ये देखो ये रहा, लिखो एक्सेप्ट नाइट्रोजन ऑल द एलिमेंट्स शो एलोट्रोपी। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है क्वेश्चन, उन्होंने भी पता है क्या आंसर दे रखा है, लेकिन उस ऑप्शन में बिस्मथ नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद हम आते हैं कैटिनेशन पे। कैटिनेशन क्या होती है मेरा बेटा, सेल्फ लिंकेज प्रॉपर्टी, टेंडेंसी टू फॉर्म चेन, सिंपल भाषा में बोल सकती हूँ मैं। कार्बन की कैटिनेशन तुमने पढ़ी होगी लोअर क्लास में। अगर मैं इस ग्रुप की बात करूं तो कौन से दो एलिमेंट्स है जो कैटिनेशन दिखाते हैं मेरा बेटा, बोलो। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। याद करो फटाफट से याद करो, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस। नाइट्रोजन कहाँ दिखाता है, वैसे नाइट्रोजन की जो कैटिनेशन टेंडेंसी होती है वो वीक होती है। क्यों होती है अभी बताती हूँ, चलो पहले सुन ही लो। आपका एक NN है और एक PP है, ठीक है। तुम्हें पता है NN की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो कम होती है PP से, डिस्टेंस ऑफ NN इज लेस देन PP, यस और नो। Yes, ma'am. तो अब होता क्या है यहाँ पे, आप सबको पता है नाइट्रोजन पे क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। टोटल 5 होते हैं ना, तो 1 2 3 4, एक ये यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया। इस पे भी होंगे मैम, हाँ मैम होंगे। अब क्योंकि इसका साइज, बॉन्ड लेंथ कम है, डिस्टेंस कम है, तो इनके बीच में क्या होता है, रिपल्शन, जिसकी वजह से जो NN बॉन्ड होता है वो क्या होता है मेरा बेटा, वीक होता है एज कंपेयर टू PP बॉन्ड। इसीलिए दिखाते तो हैं कैटिनेशन, लेकिन फॉस्फोरस की ज्यादा टेंडेंसी होती है, नाइट्रोजन की थोड़ी कम होती है। नाइट्रोजन किस में दिखाता है, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हाइड्राजोइक एसिड में। मैम काश ये वाली चीज आप पहले बता देते, हमारा MT में सवाल ठीक हो जाता हाइड्राजोइक वाला, ठीक है। तो HN3 कैसे बनता है मेरा बेटा, आना एक बार, ऐसे होता है, ठीक है। इसमें आपको दिख रहा होगा नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में, तो ये आपका नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा। क्यों आएगा समझ गए, बीच वाला नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रहा है, ये वाला राइट वाला 2 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए नेगेटिव आ रहा है इसमें, ठीक है। और अगर मैं कैटिनेशन की बात करूं फॉस्फोरस में, तो फॉस्फोरस वाले तो भाई चेन पॉलीमरिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, ऐसे वाले। तुमसे स्ट्रक्चर नहीं बनवाएगा वो, लेकिन तुम्हें दिखा रही हूँ क्योंकि तुम मुझसे पूछोगे कि मैम कैसे। इस तरीके से चलता जाता, ठीक है। तो दिखाते दोनों हैं, लेकिन नाइट्रोजन का कम होता है कैटिनेशन टेंडेंसी, फॉस्फोरस का क्या होता है, ज्यादा होता है। अभी इसने NCERT ने इसके बारे में क्या लिखा हुआ है वो मैं तुम्हें लाइंस पढ़ा के बताऊं, ठीक है। लिख लिया, अब तो नहीं भूलोगे ना हाइड्राजोइक एसिड, मैम अब तो नहीं भूलेंगे, अब आएगा भी नहीं शायद दोबारा पेपर में क्वेश्चन, ठीक है। मैम हाँ बेटा,
मैम नाइट्रोजन और फॉस्फोरस ही क्यों शो करते हैं कैटेनेशन? क्योंकि मेरा बेटा जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे ना, तो उसमें क्या होता है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में क्या होता है, आर्सेनिक में आपका 4th पीरियड का है ना, तो 4p होगी। एंटीमनी में क्या होता है, 5th पीरियड का होता है, 5p होगी। ऐसी बिस्मथ में 6p होगी, 6th पीरियड का है। तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ी होगी, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाते तो ओवरलैपिंग इतनी इफेक्टिव नहीं होती है ना। 4p क्योंकि उनका साइज बड़ा होता है ऑर्बिटल का, तो इतनी ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती है जितना लोअर पीरियड में होती है। ऐसी 5p की ओवरलैपिंग इतनी बढ़िया नहीं होगी। 6p की तो और ही खराब होगी, इसीलिए ये कैटेनेशन टेंडेंसी नहीं रखते हैं। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। ऑक्सीडेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मेरी तरफ से ना जितने भी स्टार मार्क करो उतने कम है। ऑक्सीडेशन स्टेट, देख अगर मैं ये जो एलिमेंट्स हैं इनके ऑक्सीडेशन स्टेट की मैं बात करूं, तो जो इनमें कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, मतलब जो देखने को मिलती है, ध्यान से सुन लो मैं क्या बोल रही हूँ, कौन कौन सी देखने को मिलती है, -3, +3, +5, जनरली ये देखने को मिलती है। कौन कौन सी, -3, +3, +5। कैसे मैम, इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है, देखो, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो अगर 3 इलेक्ट्रॉन निकल जा रहे हैं तो यहाँ पे वो +3 का शो करेगा, 5 के 5 निकल जा रहे हैं तो वो +5 भी शो कर सकता है, और अगर 3 ले रहा है कोई तो फिर वो -3 भी शो कर सकता है। यस और नो? लेकिन मेरा बेटा मुझे ये बताओ, लेकिन जो लेने की टेंडेंसी होती है वो नीचे जाते जाते वक्त घटती है ना, क्योंकि नीचे जाते जाते वक्त तो लोग बेचारे वो हो जाते हैं, वो थोड़ा दान करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, है ना, देने में ज्यादा विश्वास रखते हैं। That is why the tendency to exhibit -3 oxidation state decrease down the group। पहले बताओ, इतना समझ में आया? जो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो नीचे जाते वक्त डिक्रीज होती है। देखो ना, मैंने नहीं बताया था अभी, नीचे जाते वक्त मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है ना। यस मैम, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है। तो बिस्मथ तो क्या टेंडेंसी रखेगा, देने की रखेगा, लेने की रखेगा, करने की, लेने की। डाउन द ग्रुप हो रहा है, डाउन टू द अर्थ, तो हमें रहना चाहिए। क्योंकि ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं ना, तो डाउन द ग्रुप की तो बात करूंगे, ऐसे तो मत करो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, ड्यू टू इंक्रीज इन साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर। इनफैक्ट एक चीज क्या बोल रही है एनसीईआरटी, हाईलाइट करने दो मेरे को। इनफैक्ट द लास्ट मेंबर ऑफ द ग्रुप बिस्मथ हार्डली फॉर्म्स एन कंपाउंड इन -3 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर? बिस्मथ जो है -3 वाला नहीं शो करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन और बोल रहा है वो, द स्टेबिलिटी, अरे इधर आ जाओ, फिर कहोगे मैम क्या बता के चले गए। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। मतलब मैम ये क्या हो गया, अभी तो आप कहते हो कि -3, +3, +5 दिखाते हैं, फिर आप उसमें से कहते हो कि -3 वाला, मतलब जो नीचे जाते जाओगे तो -3 नहीं दिखाएगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, हाँ ठीक है। फिर आप कहते हो कि मैम +5 ऑक्सीडेशन स्टेट घटती है डाउन द ग्रुप। ये लोचा क्या है, लोचा है, लोचे का नाम क्या है, कौन बताएगा? लोचे का नाम है इनर्ट पेयर इफेक्ट। किस किस को पता है इसके बारे में? सो मत जाना, आई नो पी ब्लॉक इज क्वाइट बोरिंग सा चैप्टर। प्रिंस आपको पता है? वेरी गुड। अच्छा नहीं पता, थोड़ा सा पता है, पूरा मैं करा देती हूँ। आइए तो समझने की कोशिश करते हैं ये इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है, तभी ये लाइन का मतलब समझ में आएगा कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नीचे जाते वक्त घटती क्यों है, ठीक है। आइए, मैंने एक पेज भी छोड़ा हुआ है इसके लिए अलग से, यहाँ पे आओ। मेरे पास नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है, ठीक है।
यहाँ पे मैं फिर लिख रही हूँ 2s2 है, 3s2 है, 4s2 4s2 है, 5s2 है, और यहाँ पे 6s2 है। देखो, और हमारा एंटीमनी और बिस्मथ में क्या हो रहा था बताओ? आर्सेनिक में 3D वाले भर रहे हैं, एंटीमनी में 4D वाले भर रहे हैं, और बिस्मथ में हमारे 5D और 4F वाले दोनों भर रहे हैं। यस और नो? तो बस लिखो, क्योंकि इसी से ही आएगा तुम्हारा आंसर, इसी से आएगा। तो यहाँ पे 3D वाले हो गए, 4D वाले हो गए, और 5D वाले हो गए, और इनके साथ साथ ये भी हो गए। चलो आओ, इसमें वैलेंस शेल कौन सा है? ये कौन से पीरियड का? सेकंड, तो n की वैल्यू 2 है ना। इसका वैलेंस शेल थर्ड वाला है, इसका फोर्थ वाला, इसका 5 वाला, और इसका 6th वाला है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो मुझे ये बताओ, अगर मैं नाइट्रोजन की बात करती हूँ तो नाइट्रोजन में ये तीनों इलेक्ट्रॉन भी निकल सकते हैं, और ये s वाले भी क्या कर सकते हैं? निकल सकते हैं। बोलो हाँ या ना? निकल सकते हैं ना, तभी तो वो क्या दिखा रहा है +3 +5। नाइट्रोजन की तो देखो ये सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है, -3 है ना, -2, अभी मैं आऊंगी इस पे, -3 -2 -1 0 1 से लेकर 5 तक। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसा काम चलता जाएगा, 3 वाले ये भी दिखाएंगे, है ना। ठीक है, +5 भी दिखा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे मैं नीचे जाती जाऊंगी वहां पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी मेरा बेटा? मोर स्टेबल होगी। मैम ऐसा क्यों? देखो ध्यान से सुनना, जैसे जैसे तुम नीचे जाते जा रहे हो डी और एफ में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती जा रही है। देखो एक बार, और ध्यान रखना, इनर्ट पेयर इफेक्ट हम हमेशा किस पे लगाते हैं? लास्ट वाले एलिमेंट पे लगाते हैं। ये एनसीईआरटी कभी भी मेंशन नहीं करती है, बट जो ज्यादा असर इफेक्ट पड़ता है ना वो लास्ट वाले एलिमेंट को पड़ता है। मैम समझाओ इसको। देखो अगर मैं बात करूं, आपकी जो वैलेंस शेल है वो क्या है? 6th वाली है ना, हाँ या ना? 6th वाली है। अब जो s वाली क्या होगी? क्योंकि आपको पता, अगर मैं सेम शेल की बात करूं तो 6s वाली न्यूक्लियस के पास होगी एज कंपेयर टू 6p। यस और नो? ठीक है। और यहाँ पे क्या है? 4f में भी इलेक्ट्रॉन है, और अंदर आपके 5d में भी है, और में भी है, बट मैंने ये वाले कंसिडर किए, मतलब ये वाले मैं ले रही हूँ। तो अब क्योंकि तुम्हें पता है कि मैम डी और एफ का तो शील्डिंग इफेक्ट गौरव जी पुअर होता है, तो अगर वो पुअर होता है तो एक बात बताओ, जो न्यूक्लियस की पकड़ है 6s इलेक्ट्रॉन पे वो ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी मैम, ज्यादा होगी। बताओगे मेरे को, जो न्यूक्लियस की पकड़ है वो 6s इलेक्ट्रॉन पे ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी मैम। तो अगर ज्यादा होगी तो ये इसको होल्ड करके रखेंगे, अगर होल्ड करके रखेंगे तो क्या 6s वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? सोच के बताओ। दैट इज वाई जो बिस्मथ है उसकी जो +3 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो, बोलो, मोर स्टेबल +3 दिखाना पसंद करता है वो। दैट इज वाई डाउन द ग्रुप आपकी लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल होती है। अगर मैं तुम्हें बोलूं, ध्यान से सुनना, एक बिस्मथ है +3 में, एंटीमनी है +3 में, और आर्सेनिक है, तो अगर मुझे इसका ऐसे जनरली क्या होता है, इनऑर्गेनिक में स्टेबिलिटी ऑर्डर पूछे जाते हैं, है ना। और स्टेबिलिटी ऑर्डर बताने के लिए यू शुड नो द कंसेप्ट ऑफ द इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो आप क्या बताओगे, किस केस में +3 वाली ज्यादा स्टेबल होती है? बोलो मैम, बिस्मथ वाले में। और अगर ये मैं +5 वाली ले लेती तो फिर बिस्मथ वाली तो ना होती बिल्कुल भी, सबसे ज्यादा फिर आर्सेनिक वाली होती। तो क्या समझ में? इनर्ट मतलब रिएक्ट नहीं कर रहा, इनर्ट पेयर इफेक्ट इसको हम बोलते हैं। अगर तुम्हें इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो लिख सकते हो, लिखो, द रिलक्टेंस ऑफ s electron, the reluctance of s electrons to participate in bond formation
दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट। मैम ये This is- रिलैक्टेंस का मतलब क्या होगा? रिलक्टेंस का मतलब जो एस वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पार्टिसिपेट वहां पे नहीं कर पाते हैं, एस इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, कमी इन द सेंस कि वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मैम डेफिनेशन रिपीट कर दो। द रिलक्टेंस ऑफ एस इलेक्ट्रॉन्स टू पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। बड़ा धीरे लिखते हो भाई। अब तुम्हें समझ में आएगा जो मैं तुम्हें समझाऊंगी। अब देखो, अब पढ़ो वो वाली चीज, पढ़ना एक बार। इनफैक्ट लास्ट मेंबर ऑफ द, ये तो पढ़ लिया था, द स्टेबिलिटी ऑफ +5 स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, लेकिन Yes, मैम ऐसे कैसे हो सकता है कि इनऑर्गेनिक में कुछ एक्सेप्शन ना आए? देखो क्या आ गया, एक ऐसा कंपाउंड देखने को मिला है बिस्मथ का जो एग्जिस्ट करता है। कौन? अब झंडा लेके मत खड़े हो जाना, मैम क्यों बता दिया ये आपने। BiF5, क्योंकि फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है यहाँ पे, तो बिस्मथ उसके साथ ये वाले कंपाउंड की फॉर्मेशन कर पा रहा है। यहाँ पे बिस्मथ किसमें है मेरा बेटा? +5। मुश्किल तो नहीं लग रहा? जल्दी बताओ। तभी मैं बोल रही हूँ इस पे इतना टाइम, मतलब लाइक क्या बोलते हैं, रिवीजन में इतना टाइम तुम्हें लगेगा नहीं, बिकॉज मैं साथ साथ एनसीईआरटी भी करा रही हूँ। तो प्लीज अपना फिजिकल वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर लेना, बहुत बर्बाद है कुछ बच्चों का फिजिकल वाला पार्ट, तो प्लीज उस पर फोकस कीजिए। व्हेन यू कंपेयर द इनऑर्गेनिक पार्ट विद फिजिकल ना, तुम्हें बहुत आसान लगेगी ये। हाँ बोलो। मैम BiF3 की जो ऑक्सीडेशन 5 से कम होगी? BiF3 क्या बोल रहे हो, समझी नहीं। BiF5 या BiF3? मैम BiF5 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, मतलब Plus- यहाँ पर लिखा हुआ, हाँ हाँ, तो ठीक करेगी वो पॉजिटिव +5 से? +5 है ना इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, क्या हुआ इसमें? मैम बोलो बोलो, सुनाई नहीं दे रहा, बोलो। इसकी BiF5 की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 5 है। हाँ, ये ऐसे निकाल दो ना ऑक्सीडेशन स्टेट, एक्स फ्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज होता है, तो +5 में हो गया ना मेरा बेटा। वैसे तो बिस्मथ की +3 वाली ही होती है, लेकिन आपका क्या लिखा है, द ओनली वेल करेक्टराइज्ड कंपाउंड जो बिस्मथ का देखने को मिला 5 वाले में, वो कौन सा है? BiF5 है। ठीक है बेटा, सक्षम? अरे यार बोलते भी नहीं हो यार तुम तो। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ही पूछ रहे थे ना मेरे से, कैसे आई? अब आ जाओ, क्या तुम यहाँ पे पता लगा सकते हो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट? जल्दी जल्दी आओ। Yes, ma'am. -3 आएगी यहाँ पे, मेरे को निकालने की जरूरत तो नहीं है ना? बताओ, N2H4 में -2 है, NH2OH में कैसे निकालोगे? X+2OH पे -1 का चार्ज होता है, तो ये कितना आ जाएगा? -1। N2 की 0 होगी, N2O की क्या होगी? देखो, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नाइट्रोजन की पक्का +1 होगी। देखो जहां जहां वो ऑक्सीजन के साथ है ना, लोग प्लस की दिखा रहा है। यस और नो बोलो। Yes, Yes, ma'am. से +5 जो नाइट्रोजन भैया जी हैं वो क्या कर रहे हैं? वो ऑक्साइड्स बना रहे हैं। मैम आपने तो हमारा 2025 का सवाल करवा दिया, अभी आती हूँ उस पे। इतना हो गया, जल्दी आइए आगे। ये वाला पढ़ो, पैराग्राफ पढ़ो एक बार, पढ़ो एक बार। द स्टेबिलिटी ऑफ +5 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज दैट ऑफ +3 इंक्रीज ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये देखो, ये कमबख्त एनसीईआरटी लिख के छोड़ देती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये कौन बताएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है ना? फिर हमें उठानी पड़ती है स्टैंडर्ड बुक्स, है ना, और देते हैं इसमें से क्वेश्चन।
फिर वो कह रहे हैं बिसाइड +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, वो कह रहे हैं कि +5 ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा नाइट्रोजन +1 +2 +4 भी दिखाते हैं जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। ऑलरेडी बता दिया तुम लोगों को, आगे बढ़ो। However, it does not form compound in +5 oxidation state with halogen. आगे आ जाओ यहाँ पे। अब क्या लाइन बोल दी मैम आपने कि जो नाइट्रोजन है वो हेलोजन के साथ +5 नहीं होता, मतलब NF5 नहीं देखने को मिलेगा, NCl5 नहीं देखने को मिलेगा। समझे मैं क्या बोल रही? अब मैम ऐसा क्यों है, आना एक बार। नाइट्रोजन के पास क्या होता है, 2s2 2p3 होता है, कंफर्म कीजिए। यस मैम। यस मैम। क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन कितने हैं, 5। तो मुझे 5। कितनी जगह चाहिए, 5 चाहिए। 5 मिल रही है क्या मुझे? नहीं नो मिल, मैम। नहीं मैम। क्योंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल ही नहीं है इसके पास। अगर होता तो हमें वहां पे एक्साइट करवा देती, ठीक है। तो ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल वो हैलाइड्स में +5 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते। तो शायद ये लिखा भी हुआ है इन्होंने, नाइट्रोजन डज नॉट हैव डी ऑर्बिटल टू एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर एलिमेंट टू फॉर्म। ठीक है, बोलो। ठीक है, फिर एक लाइन बोलता है, ये इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है कि फर्स्ट, फिर वो याद रख सकते हो बट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि फॉस्फोरस भी जो है +1 और +4 की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है कुछ ऑक्सो एसिड्स में। ठीक है, चलिए। जो फॉस्फोरस के कंपाउंड्स है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तुम्हारे सिलेबस में नाइट्रोजन तक की बात की हुई है। ठीक है, चलिए आइए, ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरा बेटा, यहाँ से भी अभी 2 क्वेश्चन कराऊंगी मैं बेटा तुम लोगों को। ठीक है, आना इस पे, जल्दी आओ। देखो, वो कह रहे हैं नाइट्रोजन के केस में जितनी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 से +4 अगर है तो वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेंगे एसिडिक सॉल्यूशन में, एसिडिक मीडियम में। ऐसा क्यों, एक बात बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन? कैन एनीवन टेल मी? मैम साइमल्टेनियसली रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साइमल्टेनियसली होगा, लेकिन एक चीज मिस कर गए, सेम स्पीशीज का होगा। नो मैम। ये बताना पड़ेगा तुम लोगों को, क्या सेम स्पीशीज का होगा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन? Yes, ma'am. यस, तभी आप बोलोगे, तभी आप बोलोगे अगर सेम स्पीशीज का ही ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है साइमल्टेनियसली, देन वो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन शो करेगा। जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, कितनी आएगी, निकालो। कौन, मेरे को ऐसे नहीं हैंड रेज करके, मैं तुमसे ही पूछती हूँ। मेरे को अंजलि बताना नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी HNO2 में, चलो। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है। ये देखो, अभी तक बताया क्यों नहीं बेटा? मैम पता नहीं बार कट हो हाँ? जा रही है। बेटा बार-बार तुम लोग बताते नहीं हो ना, मेरे को और ज्यादा खराब सा लगता है। आरुष बताना नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट। आज तो एक एक को पकड़ के मैं पीटूंगी। रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो सिखाते। ए भगवान, कृष्णा आप बताओ। Ma'am, +1. नाइट्रोजन की +1 होगी। मैम 3 मैम +3 प्लस ना? +3 कृष्णा अब देखो भाई, 3 होगी ना, ऑक्सीजन पे -2 का होगा तो 4 हो जाएगा ना, तो यहाँ पे 3 की है। ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन की +5 में है और यहाँ पे कितनी है, +2 में। तो +3 से +5 ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, +3 से +2 रिडक्शन भी हो रहा है। क्लियर है? पेपर में पता सवाल कैसे आता है, अभी बताऊंगी। जो अभी बताऊंगी दैट इज वन टाइप ऑफ सवाल, और एक ऐसे आता है तुम्हें 4-5 रिएक्शन दे देंगे पूरी केमिस्ट्री में जितनी भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, टोटल 10 है, 8 से 10, उनमें से उसका जो मन करेगा वो देगा और तुमसे पूछेगा बताओ इसमें से डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन कौन सी है, कौन सी नहीं है। पहली तो यही दिख गई आज तुम्हें, आज की क्लास में, है ना। फिर उसके बाद कह रहे हैं कि जो फॉस्फोरस है वो भी करता है क्या? हाँ मैम,
जितनी भी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट इनटू +5 और -3, एसिड में भी और अल्कली में भी, यानी कि बेसिक मीडियम में भी वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो करता है। मतलब तुम्हें सिर्फ चेक करना है कि हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। जबकि आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ में होती है क्या डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन? नहीं। क्यों? क्योंकि +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है आर्सेनिक और एंटीमनी में, वो क्या होती है? स्टेबल होती है। मतलब बताया ना भी, डाउन द ग्रुप स्टेबल होती जाती है, ठीक है। तो वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाने में विश्वास नहीं रखते हैं। ऑलराइट, देखो, ठीक है। मैम HNO2 स्टेबल होता है? क्या HNO2 एग्जिस्ट तो कर रहा है? मैम, मतलब पूछ रहा हूँ कि स्टेबल होता है? देखो, ये HNO2 होता है ना, जनरली ये टेंडेंसी रखता है अपने आप को डिस्प्रोपोर्शनेट करने की, और फटाफट चला जाता है HNO3 और उसमें NO में, एसिडिक मीडियम में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। उसके अलावा फॉस्फोरस दिखाएगा और आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ आपका नहीं करेगा, ठीक है। नीचे वाला एक बार पॉइंट पढ़ो और कंफर्म करो हो गया क्या। और मेरे को ना एक चीज और भी बतानी है तुम लोगों को, मेरे को प्लीज याद दिलवाना, ये तो आज प्रिंस ने क्वेश्चन पूछा ना, मेरे को ध्यान में आ गया, एक बार मेरे को याद दिलाना कि मैम कुछ बताना है आपने। मैम याद क्या दिलाना है, ये तो बताओ। बस यही बोल देना कि मैम कुछ बताना था आपको। ठीक है, चलो ठीक है, तो जल्दी पढ़ो इसको। ये हो गया ना, HNO2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एसिडिक सॉल्यूशन में। जैसे HNO2 होगा वो फटाफट किस में टेंडेंसी रखेगा चेंज करने में? नाइट्रिक एसिड और NO में, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इसमें, नाइट्रोजन इज रिस्ट्रिक्टेड टू मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ 4, मतलब मैक्सिमम वो 4 बॉन्ड बना पाएगा, 5वें के लिए वो नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं? क्योंकि डी ऑर्बिटल ही नहीं है ना, सिर्फ S और P अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए। लेकिन जो इसके बाद वाले एलिमेंट है, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, उनके पास डी ऑर्बिटल है, तो अपनी कोवेलेंसी को 4 से ज्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं, तभी PF6 नेगेटिव देखने को मिलता है। इसमें कोई दिक्कत? बोलो, बात ठीक है? जल्दी बताओ। दो। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। यस मैम। आवाज किसी, ये क्वेश्चन मैं आ रही हूँ करवाने, पहले एक क्वेश्चन देखो, तुम खुद ही कर लोगे, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं है। हैंड रेस कर लेना, चैट में मत बताना कोई भी। और जिससे मैं पूछू वही बताएगा। नैतिक, आपको बताना है ये क्वेश्चन का आंसर। हाँ नैतिक, देखो, जब तक तुम अपनी चीजें नहीं टीचर को बताओगे, मुझे नहीं पता चलेगा कि तुम क्या फेस कर रहे हो, एंड मैं आप लोगों की हेल्प भी नहीं कर पाऊंगी। हाँ नैतिक, ऑप्शन सी, ऑप्शन पहली गलत। हाँ ऑप्शन ए, बोलो, ऑप्शन ए। दोनों ही सही है। यस, ऑप्शन यस ए, मैम। नाइट्रोजन फॉर्म ऑक्साइड विद +1, ये भी बताया ना, सेम स्टेटमेंट है। पी पाई बॉन्ड ही बनता है, क्योंकि नाइट्रोजन के पास 2p है, ऑक्सीजन के पास भी 2p है, तो पी पाई बनता है। और उसके अलावा आपका नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म हैलाइड विद +5 ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, यस, दोनों ही ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, एक बार फटाफट मेरे कहने पे ये पढ़ना,
मैं पढ़ा चुकी हूँ वैसे, एक बार फटाफट पढ़ लो। नाइट्रोजन जो है बाकी अपने जो फैमिली मेंबर है उनसे अलग है, स्मॉल साइज होता है, साइज छोटा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज्यादा है, डी ऑर्बिटल भी नहीं होता, और इसकी यूनिक टेंडेंसी होती है पी पाई मल्टीपल बॉन्ड बनाने की, है ना, खुद के साथ भी और दूसरे एलिमेंट्स के साथ भी जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना। लेकिन जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक होते हैं, वो पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाते। क्यों नहीं बना पाते अभी मैंने बोला भी था, क्योंकि उनके ऑर्बिटल का साइज बड़ा है, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। ठीक है, इसलिए नाइट्रोजन एग्जिस्ट कर रहा है डायटोमिक में विद ट्रिपल बॉन्ड, जिसकी बॉन्ड एनर्जी, मतलब बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा है। देखो आपको वैल्यू नहीं लर्न करनी है, जबकि अगर बाकी से मैं कंपेयर करूं फॉस्फोरस, एंटीमनी और आर्सेनिक की, वो सब सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, while bismuth form metallic bond in elemental state। इतना हुआ क्लियर? पूछो यहाँ से, कुछ पूछना है तो। नहीं है ना इसमें कुछ? however the, ये देखो, however the single NN bond is weaker, क्या ये मैंने अभी आपको बता दिया कि सिंगल जो NN बॉन्ड है वो वीक होता है। क्यों होता है? बिकॉज ऑफ हाई इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ऑफ द नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन गोइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ। इस वाली लाइन को ना अच्छे टीचर भी जो है वो कर देते हैं। अभी तुम्हें बताऊंगी क्या कंट्रोवर्सी हुई थी। हमें पता क्या लगता है? गोइंग टू द स्मॉल बॉन्ड लेंथ, हमें लगता है कि साइज छोटा हो जाता है, मतलब बॉन्ड लेंथ कम हो। इसका मतलब पता है क्या है? ओइंग टू द बॉन्ड स्मॉल बॉन्ड लेंथ। हमें जनरली क्या लगता है, ध्यान से सुनना, कि मैम एनएन बॉन्ड वीकर है ना, तो रिपल्शन की वजह से दूर जाने चाहेंगे तो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, है ना। लेकिन एक्चुअल में ना वो ये नहीं कहना चाह रहा है एनसीईआरटी, वो एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है कि एनएन का जो बॉन्ड डिस्टेंस है ना, बॉन्ड लेंथ, वो कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इनमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन हो रहा है। यस और नो? यस मैम। तो इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? बॉन्ड लेंथ इसकी कम है और बॉन्ड कैसा है? वीक। यस। और ये वाली चीज अभी मैं एक क्वेश्चन भी तुम्हें दिखाती हूँ यहाँ पे, जिसकी वजह से जो कैटिनेशन टेंडेंसी है वो नाइट्रोजन में होती है बट कम होती है। ठीक है, उसके अलावा इसके बाद डी ऑर्बिटल नहीं होते। ठीक है, नाइट्रोजन डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बना पाता है, रीजन वही। ठीक है, लेकिन जो हैवियर एलिमेंट्स होते हैं वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बोलो बना पाते हैं। इतना क्लियर है? बस तुम्हें छोड़ रही हूँ बेटा। अब तुम ये वाला सवाल करके देखो 2025 का। जितने भी मेमोरी बेस्ड सॉल्यूशन आते हैं ना 2025 के यूट्यूब के, 50% लोगों ने गलत बताया था यूट्यूब पे, और जब एंटी आंसर की दे दी ना तो बस बहुत बच्चों ने इस पे सवाल, वो पैसे भी बर्बाद किए थे, पता नहीं क्यों किए थे इस क्वेश्चन पे। पढ़ना एक बार तुम खुद पढ़ो। एनएन सिंगल बॉन्ड वीकर है, लेकिन वो कह रहा है लोंगर है। गलत हो गया ना ये? लोंगर तो है ही नहीं, तो यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। फिर ये क्या बोल रहा है? कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप 15 in +3 oxidation state readily undergo disproportionation reaction। ना ये देखो अंधेरे में तुम बोलते हो ना, गलत हो जाएगा फिर। क्या सारे ग्रुप 15 के एलिमेंट जो +3 में होते हैं वो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिखाते हैं? वो कहाँ दिखाता है? आर्सेनिक, एंटीमनी। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या होंगी? गलत। ठीक है, तो इस लेवल की एनसीईआरटी पढ़नी है हमें। बेशक सवाल हमारे पेपर में आए चाहे ना आए, आएगा तो हमें वो बना के आना है, नहीं आया तो छुट्टी। ठीक है, अब मुझे आप लोगों को ये बात बतानी थी, मैंने फर्स्ट ऑर्डर के केस में आपको फर्स्ट ऑर्डर के एग्जाम्पल नहीं बताया था। मैं डेली सोचती थी, मेरे दिमाग में आता ही नहीं था, भूल जाती थी मैं। आज प्रिंस ने क्वेश्चन पूछा ना, और बाकियों ने भी पूछ रखा था वो वाला क्वेश्चन जिसमें आप बोल रहे थे ना कि ऑर्डर का कैसे पता चलेगा। तो यहाँ पे आप लिख लो, अपने नोट्स में लिख लेना फर्स्ट ऑर्डर के नीचे, ऑल न्यूक्लियर रिएक्शंस आर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है,
जितने भी रेडियो एक्टिव डिके होता है वो सारे क्या होंगे आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंडर आते हैं। तो जो आपको मैंने एक रेडियो एक्टिव वाला सवाल दिया था ना, जिसमें एंटीलोप की Yes, वैल्यू ma'am. गिवन थी क्वेश्चन में, वो आपका फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल है। तो अगर ऐसी रिएक्शंस आपको दिखती हैं तो लगा के आ जाना फर्स्ट ऑर्डर। ठीक है, आज का आई होप लेक्चर ये वाली चीजें जो है एक बार खुद ट्राई करना, मैं कल आते इन क्वेश्चंस को ले लूंगी। ठीक है, ये कोई Yes, ma'am. प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने बुक से लिए हैं, तो एक बार तुम ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं कल बता दूंगी। ठीक है, चलो प्रिंस तुम रुक जाना एक बार। ठीक है, तो कर लो इसको अच्छे से, और कल फिर सुबह मिलते हैं हम ऑर्गेनिक के साथ।